जहां भी अहम होता है तो अहम को बस एक ही चाहिए, अपनी पहचान। पहचान का मतलब सब तालियां बजाए। इसीलिए जो अहम होता है वो दूसरों को चुपटी चुपटी बातों तक करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहता है ताकि लोग उसे देखकर ताली बजाएं। और ये बढ़िया काम, ये जो तालियां बजवाने की ये जो आदत है, वही सबसे बड़ा कारण है आज हमारा समाज इतना गिर जाने के लिए। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्निश जी द्वारा लिखी हुई यह अद्भुत किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम अध्याय 7 से गुजर रहे हैं, जिसका नाम है मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की ओर। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज की तरफ बढ़ते हुए कुछ भय से पीड़ित पुरुषों ने जिस समाज की नींव को खड़ा किया, वो अहम पर स्थापित किया हुआ समाज है। और ये एक ऐसा समाज है जहाँ पर पुरुष स्त्री पर आधिपत्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से स्त्रियों का शोषण होता चला आ रहा है दोस्तों। और पिछले एपिसोड के अंत में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो शिशु माँ के गर्भ में है वो भी माँ की पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, किसी एक प्राणी को इस बाधा का डायरेक्ट अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। उनके डीएनए में ये शोषण, ये सफरिंग बिल्कुल इनग्रेन्ड है, लिखा हुआ है दोस्तों। आज आगे बढ़ते हुए हम माँ के शब्द से सुनते हैं। माँ कहती है, अगर आप इसे सही तरह समझना चाहो तो एक बात ध्यान में रखो कि अगर समाज का कोई भी वर्ग पीड़ित है तो वो सिर्फ उस वर्ग तक ही सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज की ओर तीव्रता से बढ़ते हुए कुछ भय से पीड़ित लोगों ने समाज को कला विहीन कर दिया। यही नहीं, जब समाज का स्त्री तत्व घायल हुआ तो उसका असर समाज के पुरुषत्व पर पड़ा, और हमारे सामने दोनों स्त्री तत्व और पुरुषत्व दोनों ही घायल रूप से हमारे सामने आज प्रकट हो रहे हैं। इनका जो घाव है वो इतना गहरा है दोस्तों कि नवजात शिशु जो गर्भ में है उन पर भी असर पड़ रहा है। माँ कहती है कि दिवाली के समय आपको याद है जब आप लड़ियाँ लगाते हैं, बत्तियों की लड़ियाँ, लाइट्स की लड़ियाँ लगाते हैं, तो अगर आपको याद रहे दोस्तों, अगर उस लड़ी में एक भी लाइट नहीं जलती तो सारी लड़ियाँ, उस लड़ी के सारे बत्ती बुझ जाते हैं। क्यों दोस्तों? इसको अगर साइंस की तरफ से अगर देखना चाहें तो सारे लाइट्स सीरीज में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसमें जो करंट है वो एक लाइट से दूसरे लाइट के ज़रिए आगे बढ़ता हुआ लड़ी के हर बत्ती को जलाता है। पर अगर उसमें एक भी बत्ती खराब होती है तो करंट बह नहीं पाता और करंट का सर्किट बीच में टूट जाता है। इसी प्रकार हमारे समाज में भी यही हो रहा है दोस्तों। समाज के प्राणियों की जो लड़ी है उसमें अगर स्त्री तत्व घायल है तो ये लड़ी जलेगी नहीं। इसी प्रकार जो हमारा डीएनए है, डीएनए में अगर एक भी स्ट्रैंड, डीएनए का अगर एक भी भाग में गड़बड़ है तो सिर्फ उस पीढ़ी तक नहीं, कई पीढ़ियों तक उसका असर रहता है, जिसको कहते हैं जनरेशन्स तक इसका असर हम देखते हैं दोस्तों। माँ के इस प्रकार समझाने से आनंद कर्निश जी यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ अपने
इतना विस्तार पूर्वक हमें इस घायल समाज के बारे में समझाया, तो आज मानवता जिस मोड़ पर खड़ी हुई है, जिस दर्द सफरिंग के दौर से गुजर रही है, तो इसका कारण क्या हम इतिहास के कुछ पन्नों में पा सकते हैं। अगर हम इसको ट्रेस करते हुए पीछे जाए तो इतिहास में एक ऐसा समय हमें दिखेगा जहां स्त्रियों पर बहुत ही शोषण किया गया हो, जहां स्त्रियां बहुत अधिक सफर हुई होंगी। उसके कारण उसके बाद की हर पीढ़ी सफर होते हुए आज तक मानवता पीड़ित है। तो अगर कोई पीढ़ी पीड़ित थी तो आज तक हमारा समाज क्यों पीड़ित होगा दोस्तों? क्योंकि यही माँ हमें पिछले प्रश्नोत्तर में समझा रही थी कि ये जो पीड़ा है वो हमारे डीएनए में बस गया है। तो जो भी चीज़ डीएनए में बस जाती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी। जैसे आजकल आप सब समझते होंगे कि डायबिटीज़ है, हेरिडिटरी है। आप भले ही बहुत अच्छे तरह से खाएं पिए, अपने सेहत का ख्याल रखें, पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं 40-50 की उम्र में और मालूम पड़ता है कि आपको डायबिटीज़ है। आपको समझ में नहीं आता कि डायबिटीज़ क्यों आया, क्योंकि आपने अपने इतना ख्याल रखा है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण आपको डायबिटीज़ आ सके। तो फिर डॉक्टर क्या कहता है दोस्तों? हेरिडिटरी। इसका मतलब आपके डीएनए में ये गुण समाये हुए हैं। हमारे समाज की जो पीड़ा है वो भी डीएनए जैसी ही प्रकट होती है। तो जब माँ ने ये कहा तो आनंद कर्णेश जी एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ, समय के किसी मोड़ पर स्त्रियों पर जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का प्रभाव क्या हमारे डीएनए में इतनी बुरी तरह पड़ गया है कि गर्भवती अपने शिशु को डीएनए के द्वारा ये पीड़ा जनरेशन आफ्टर जनरेशन पहुंचा रही है। माँ कहती है यही सत्य है बेटा। माँ के ये कहने पर आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं कि माँ, जो डीएनए हमारा कलुषित हो गया है, जनरेशन से जो सफरिंग हमारे डीएनए में बैठ गई है, तो उसी के कारण क्या आजकल हमारे परिवारों में इतना अत्याचार चल रहा है? माँ ने उसका उत्तर भी हाँ में जवाब दिया है यहाँ दोस्तों। तो आनंद कर्णेश जी जो भी उन्होंने माँ से समझा, एक बार दोबारा दोहरा रहे हैं ये समझने के लिए कि हमारे डीएनए में ये चीज़ें इतनी बुरी तरह से बैठ गई है कि हमारे न जानते हुए भी हम इसके प्रभाव को झेल रहे हैं दोस्तों। जिसे कहते हैं परिवारों में अब्यूज़ होता है, पति पत्नी को मारता है, बच्चों को पीटता है, ये सब फैमिली अब्यूसेस हैं। ये सारे हमारे डीएनए में जो पैटर्न्स, जो नमूने हैं दोस्तों, उसी का अंजाम है। तो आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं, माँ, जो हो गया उससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक बात और भी अच्छे से समझ में आती है कि जब कोई गर्भवती स्त्री हो तो उस गर्भवती स्त्री का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, और उस गर्भवती स्त्री का ये जानना कि लोग उससे प्यार करते हैं, उसे अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कि गर्भवती स्त्री के मन में जो भी हलचल पैदा होती है उसका प्रभाव सीधा उसके गर्भ में शिशु पर पड़ता है। तो इसी बात को निर्धारण करने के लिए आनंद कर्णेश जी एक बार फिर से माँ से पूछ रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में माँ कह रही है कि कई हद तक माँ प्रकृति गर्भवती स्त्री की देखभाल करती है। किस प्रकार? जो गर्भवती स्त्री होती है उसके हार्मोन्स में चेंज आ जाते हैं, और ये जो हार्मोन के चेंजेस होते हैं वो माँ को खुश रखते हैं। देखिए, आज अगर हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं,
या एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो वो हमारे हार्मोन्स के गड़बड़ी के कारण होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि प्रकृति माँ, धरती माँ ये जानती है कि गर्भवती स्त्री को प्यार और संतोष या सुख की ज़रूरत है गर्भ धारण करने समय में। तो ये प्रकृति का नियम है कि गर्भवती स्त्री का जो हार्मोन्स है वो अपने आप बदल जाते हैं ताकि वो स्त्री खुशी महसूस कर सके। जब ये बात माँ बता रही है तो आनंद कन्याश्री को तुरंत याद आता है और वो कहते हैं, हाँ माँ, वो तो बात सही है। जो स्त्री गर्भवती होती है उसके चेहरे पर एक अजीब चमक से आ जाती है। माँ, इसके पहले आपने हमें बताया था कि ऐसे कई ट्राइब्स हैं जहाँ पर बच्चों को माँ के पास से दूर कर दिया गया था। बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहे हैं, बाइबल के टाइम्स में। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर आनंद कन्याश जी की उस बिबिलिकल टाइम्स में, बाइबल के टाइम्स में, उस जीसस के टाइम पर ऐसा सुना जाता है कि बच्चों को माँ के पास से दूर लेकर जाया जाता था। क्या आप इस विषय के बारे में हमसे और थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? ऐसा क्यों किया गया? बच्चों को माँ से दूर करके किसको लाभ हुआ? इसका उत्तर माँ आनंद कन्याश्री को दे रही है कि बेटा, जिसने भी ये काम किया है एक ही लोभ से किया है, और वो है अधिकार की वांछा, पावर। दुनिया में जितने भी घिनौने काम हुए हैं दोस्तों आज तक, उसका दो मुख्य कारण एक है, एक अधिकार, दूसरा पैसा। तो माँ कहती है जिसने भी ये कार्य किया उसे अधिकार का लोभ था, पैसे का मोह था, क्योंकि इस पितृसत्तात्मक समाज में वो भी पीड़ित थे। तो जिन्होंने भी ये काम किया वो खुद पीड़ित थे, और उस पीड़ा की जो वो महसूस कर रहे थे, वो अपनी पीड़ा इस प्रकार निकाल रहे थे, दूसरों पर अत्याचार करके। उनका लोभ, पैसे का लोभ, अधिकार का मोह उन्हें ऐसे घिनौने कार्य करवा रहा था। ऐसे लोगों ने अपना लोभ की तृष्णा मिटाने के लिए दूसरों के जमीनों को छीनना शुरू किया। जब जमीन छीनने पर भी दूसरों की खुशी अगर वो न छीन पाए, तब वो माताओं से बच्चों को छीन लेते थे। क्यों? क्योंकि नियंत्रण के लिए। बच्चों को मां से अलग करके मां को तड़पाते थे। मां कहती है उसी प्रकार जैसे कि आज के जमाने में किडनैप किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी से आपको अपना काम करवाना है या पैसा चाहिए, तो आज के जमाने में बच्चों का किडनैप हम सुनते रहते हैं। मां कहती है बिल्कुल इसी प्रकार उन दिनों भी बच्चों को मां से अलग करके मां पर नियंत्रण पाने की हर कोशिश की जाती थी। तो इन बच्चों को मां से दूर ले जाया जाता था, और जब एक परिवार बच्चे के लिए तड़पता रहता है तो उस परिवार पर ऐसे लोभमयी लोगों का नियंत्रण रहता था। तो बच्चों को चुन चुन के ले जाया जाता था। जिन परिवारों से उन्हें बदला लेना होता था, जिन परिवारों पर उनको नियंत्रण चाहिए होता था, ऐसे परिवारों से बच्चों को दूर किया जाता था। ऐसा घिनौना जब कोई चित्रीकरण करके बताता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। आनंद कन्याश जी को भी बहुत दुख होता है, और वो माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आखिरकार मनुष्यों को अधिकार की, पैसे की इतनी मोह, इतना लोभ क्यों है माँ? माँ कह रही है बेटा, जो लोभ है मनुष्य में, जो लोभ आता है उसका एक ही कारण है, मनुष्य का अहम। क्योंकि अहम सोचता है कि अगर आप में कोई कमी है तो उसे पूरा किया जा सकता है।
पर उस कमी को पूरा करते करते वो इस भ्रम में रहता है कि उसकी कमी पूरी हो रही है, पर वो ये नहीं जानता कि जिस विधि विधान से वो कमी को पूरा कर रहा है उससे मोह और बढ़ता ही चला जाता है। अहम की एक कमजोरी है दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। अहम ये चाहता है कि सब लोग उसको देखकर कहे, अरे वाह क्या बढ़िया। अहम को कोई शांति की इच्छा नहीं है, ना ही कोई असली प्यार की इच्छा है। जहां भी अहम होता है तो अहम को बस एक ही चाहिए, अपनी पहचान। पहचान का मतलब सब तालियां बजाए। इसीलिए जो अहम होता है वो दूसरों को चुपटी चुपटी बातों तक करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहता है ताकि लोग उसे देखकर ताली बजाए। हर मनुष्य जो अहम से भरा हुआ है वो चाहता है कि अगला आदमी उसकी तरफ देखकर कहे कि वाह क्या बढ़िया काम कर रहा है तो। और ये बढ़िया काम, ये जो तालियां बजवाने की ये जो आदत है, ये जो चाह है हमारे अहम को, वही सबसे बड़ा कारण है आज हमारा समाज इतना गिर जाने के लिए। हमारे समाज के जो भी दुख है उसके पीछे एक ही कारण है, हमारा अहम, जो हमेशा चाहता है कि हमारे चारों ओर के लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। जैसे जैसे मानव समाज मातृसत्तात्मक समाज की ओर से पितृसत्तात्मक निर्माण की तरफ बढ़ने लगा, ये ताली बजाने की चाह जो है वो सर्वप्रथम जरूरत बन गई मनुष्यों की, और जो प्रेम वो दूसरा। जैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं, प्राथमिक जरूरत मनुष्यों की कि सब हमारी बड़ाई करे, और जो सच्चा प्यार है वो कहीं छुप ही गया दोस्तों। सब बनावटी रिश्तों पर, बनावटी प्यार पर आ गए, क्योंकि अहम की ये प्रकृति है। अहम चाहता है कि हम ऐसे कार्य करें ताकि सब हमारी तरफ देखकर बहुत खूब कहे। अहम को अच्छा लगता है अपनी पहचान बनाना। तो इस सब की वजह से बच्चों को उनकी माँ से दूर किया जाता था और उन्हें अपना दास बना लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, क्योंकि जो इन बच्चों को लेकर जा रहे थे उन्हें अधिकार की तृष्णा थी। और जब कोई परिवार उनका अधिकार नहीं मानता था तो उनके बच्चों को उठा लिया जाता था। जब उनके बच्चे उठा लिए जाते थे तो उनके पास कोई और रास्ता बचता नहीं था उन परिवारों को, और इस प्रकार उन परिवार पर अपना अधिकार जमाया जाता था। देखिए दोस्तों, ये सब अधिकार का गेम है। माँ कहती है कि बेटा पुराणों से और पुराने इतिहासों से अगर आप कहानियां पढ़ो तो आप यही नमूना देखोगे। जो हमारे देवताओं और राक्षसों की कहानियां हैं उसमें ये जो राक्षस थे, जो राक्षस के नाम से जो हम कहानियां पढ़ते हैं, ये राक्षस भी हर काम इसलिए करते थे ताकि कोई ना कोई उनकी तरफ देखकर अरे वाह क्या काम कर रहा है। सबको बढ़ाई चाहिए दोस्तों, और सबको मतलब उन लोगों को जो अहम से भरे हुए हैं। तो माँ कहती है कि बेटा जो तुमने प्रश्न किया, ये बच्चों को माँ से दूर करने वाली कहानी कि मनुष्य ऐसा क्यों कर सकता है, तो उसका उत्तर यही है, अधिकार और पैसे का लोभ। और ये उन्हीं को आता है जिसमें अहम घर बना के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि अहम अपनी पहचान बनाना चाहता है। माँ के द्वारा दिए हुए इस उत्तर को सुनकर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आप कहते हो कि अहम की एक ही चाह है, अहम चाहता है कि उसकी चारों ओर के लोग उसे देखकर तालियां बजाएं, तो उसमें क्या गलती है? अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे वो हमें देखकर तालियां बजाए, तो उसमें कुछ गलत है क्या माँ? क्योंकि दोस्तों अपने अपने जिंदगियों की तरफ देखिए। हम जो भी करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमसे कहे बहुत खूब, और जो भी हम करें उसमें तालियां बजे।
तो आनंद गणेश जी को इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आई, तो बड़े भोलेपन से वो माँ से पूछ रहे हैं कि माँ इसमें क्या गलत है कि अगर मैं अपने परिवार वालों से अगर प्यार करता हूँ और ये चाहता हूँ कि वो मेरे लिए तालियां बजाए, तो उसमें गलती क्या है। तो माँ कहती है बेटा समझने की कोशिश करो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जो भी कार्य करो उसमें सब अपनी अपनी सहमति दे, तो यहाँ पर समाज में कम्युनिकेशन टूट जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब संपर्क, या वो संवाद के रूप में हो या किसी प्रकार समाचार बढ़ावा के रूप में हो। तो ये जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है समाज में, ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। भले ही आप अपने चाहने वालों को भला ही चाहते हो, पर अगर आप हमेशा चाहते हो कि आपके चाहने वाले आपको सहमति ही देते रहे, तो समाज में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब टूट फूट जाएगा। इसका कारण भी माँ बता रही हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक अपनी अपनी नजरिया से इस दुनिया को देखता है। जो नजरिया से मैं देखती हूँ दोस्तों दुनिया को, शायद मेरे बगल वाला आदमी वो नजरिया से दुनिया को नहीं देखता। माँ कहती है कि एक ही माँ बाप से पैदा हुए बच्चों के भी अपने अपने नजरिया होती है। अपने अपनी नजरिया ही नहीं, अपने अपने अनुभव होते हैं उनके, जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही माँ बाप के बच्चे हो तो आपको एक ही तरह का अनुभव हो। एक घर में बड़े होते हुए बच्चों के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो माँ यहाँ पर एक उदाहरण देती है। माँ कहती है, उदाहरण के लिए दो बहनें हैं जो साथ बैठकर एक वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों बहनें सोचती हैं कि मैं ठीक हूँ, और ये ही नहीं, हर बहन, उन दो बहनों में हर बहन अगले बहन को पटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो कहे कि हाँ तू सही है। तो अगर दोनों बहन इस प्रयत्न में लगे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच का जो सच्चा प्यार, जो जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, और जो हार्मनी है, समन्वयता है उनके बीच में, वो टूट जाएगी दोस्तों। जब तक दोनों का अहम नहीं जागा, तब तक बिना कुछ कहे भी वो एक प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं दोस्तों। पर जैसे ही उनके मन में ये सोच आया कि मैं सही हूं, अब मेरे पास एक ही कर्तव्य है कि अगले आदमी को किसी प्रकार ये बात का एहसास दिला सकूं कि मैं सही हूं, और जैसे ही ये सोच उन बहनों के मन में आती है, तो उनके बीच का जो प्यार है, उनके बीच का जो समन्वयता है, हार्मनी, पहले वो टूट जाता है दोस्तों। और जैसे ही ये चीजें टूट जाती हैं, उनके रिश्ते में एक दरार सी आ जाती है। और वो दरार आने के बाद अगर एक बहन दूसरे बहन से उस दरार को मिटाने के लिए कोशिश करे, तो भी दूसरी बहन नहीं मानेगी, क्योंकि उसको दूसरे के इरादे के बारे में अब अच्छी तरह से मालूम है कि अगला आदमी जो भी कहेगा अपने लिए कहेगा, वो मेरे लिए नहीं कहेगा। और एक बार उस रिश्ते में दरार आ गई दोस्तों, तो विश्वास उठ जाता है, और फिर वहां कोई दोबारा संपर्क फिर स्थापित होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद दोनों भी अगर एक दूसरे से प्यार करना चाहेंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच का ये जो संपर्क है, जो पहले का रिश्ता है, वो टूट चुका होगा। तो माँ कहती है कि रिश्ता टूट जाना बहुत सिंपल है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। जब तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरी आवभगत करे, अगला आदमी मुझे महान समझे, तो वहां संबंधों में दरार आ जाता है। पर अहम ये ही करता है दोस्तों। तो दोस्तों, फिर आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।